इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ममालिक हैं जो अभी भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं पोलियो से। वो एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। 70% जो लोग हैं वो इलाज के लिए भी पंजाब में आते हैं, तो हम वेलकम करते हैं उनको। सरगोदा से एक बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर जो उसका जो मुलजिम है उसको सीटीडी ने मार दिया। जो दरिंदे हैं उनको तो इबरत का निशान बनाना बहुत जरूरी है और वो बन रहे हैं। देखिए, 2-4 को टांगना बहुत जरूरी हो जाता है। आप क्या कर रहे हैं उज़मा साहिबा, जिससे सुहेल आफरीदी साहब इतने ज्यादा नाराज हैं आपसे? वो बेचारा एक लावारिस सूबा है कि जो उसका सीएम है वो सारा दिन तो वो अडियाला के चक्कर काटता रहता है। इनकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पे, एनआरओ पे, कि वो जो बानी साहब बैठे हुए उनको एनआरओ मिल जाए। वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं सलमान दुरानी हूँ और आज के पॉडकास्ट में मुझे ज्वाइन किया है उज़मा कारदार ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज के प्रोग्राम के लिए मेरे लिए ये है कि वो फोकल पर्सन है सीएम बराए पोलियो, मतलब सीएम पंजाब की पोलियो की फोकल पर्सन है। उज़मा साहिबा, वेरी वेलकम टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सलमान, इट्स अ प्लेजर टू बी विद यू। अच्छा उज़मा साहिबा, बात का आगाज उसी से ही कर लेते हैं। आपने कल एक बयान दिया है कि जो साइंटिफिक तरीका होता है पोलियो को गेज करने का, जेनेटिक सीक्वेंसिंग, उसके ज़रिए से मालूम हुआ है कि जो पंजाब में पोलियो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वजह से है, वहाँ से आ रहा है। अमूमी तौर पर तो ये बात समझना मुश्किल हो जाता है, जैसा कि आपका ताल्लुक भी मुस्लिम लीग नून से है और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की गवर्नमेंट है। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल है वो ये कि ये पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का केपीके के खिलाफ जो है वो तासुब के तौर पर लिया जाता है। तो कैसे समझाएंगी आप ऐसे? मतलब आप तो ठीक कह रही हैं, लॉजिकली सही कह रही हैं, लेकिन अमूमी तौर पे ठीक नहीं समझा जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में सलमान, सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए। पोलियो जो है उसकी इरेडिकेशन एक नेशनल कॉज है और इसमें आप किसी सूबे में तफरीक नहीं कर सकते हैं और ना ही हम करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त दुनिया में सिर्फ दो ममालिक हैं जो अभी भी फायर फाइटिंग कर रहे हैं पोलियो से। वो एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है। अब आपको पता है कि जो ये पोलियो का जो वायरस है ये ह्यूमन कैरियर्स के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू ट्रेवल करता है। अब आपने कहा कि आप केपी को टारगेट करते हैं, हरगिज भी केपी को हम टारगेट नहीं करते हैं। हम तो बल्कि जितने भी हमारे बाकी सूबों से लोग आते जाते हैं हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि पंजाब, जो कि तकरीबन 3-4 साल पहले पोलियो फ्री हो गया था, उसके 17 डिस्ट्रिक्ट दोबारा इन्फेक्ट हो गए। और ये जो हमारी इंटर प्रोविंशियल जो मूवमेंट है, यानी कि जो हमारा अटकपुर से मिलता है बॉर्डर केपी को, फिर हमारा रहीम यार खान से मिलता है सिंध के साथ, फिर ऊपर फोर्ट मनरो डीजी खान के ऊपर जब आप जाते हैं तो बलूचिस्तान से मिलता है। तो जाहिर है वहां से जो आना है, जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन होती है, तो चूंकि फिजिकल केस वहां पे मौजूद हैं और ये 2025 में भी आपको फिगर जो है मालूम होगा कि डीआई खान में 11 फिजिकल केसेस थे और इसी तरह केपी में और सिंध में सबसे ज्यादा तादाद फिजिकल केसेस की थी। बलूचिस्तान ने काफी हद तक जब फेंसिंग हुई है तो कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये अफगानिस्तान की मूवमेंट की वजह से वायरस ट्रेवल करता था। तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह कोई सच फिजिकल केस नहीं आया। एक जो केस था उसमें जब डेटा हमने देखा तो बच्चे को पूरी उसकी ईपीआई के थ्रू रूटीन वैक्सीनेशन हुई थी और इसकी वजह से वो चकवाल का जो केस था वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ठीक है, क्योंकि उसकी इम्यूनाइजेशन, कई दफा ना गट इम्यूनिटी कम हो जाती है बच्चों की, तो फिर वायरस जो है थोड़ा सा उनको असर करता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अपनी इम्यूनाइजेशन की वजह से बच गया। तो आप जो कहते हैं ना कि ये तासुब, कोई तासुब नहीं है। हम पाकिस्तान को एज अ होल देखते हैं। खाली अब पंजाब ने फायर फाइटिंग करके 17 डिस्ट्रिक्ट को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जो एनवायरमेंटल सैंपल्स, 31 एनवायरमेंटल सैंपल्स, और ये डब्ल्यूएचओ ने फिगर्स दिए हैं 2-3 दिन पहले, और हम सीएम साहिबा ने
उसको ट्वीट भी किया है, सबको अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि वो कहती हैं कि बच्चे मेरी रेड लाइन है और उनकी हिफाजत में किसी किस्म की कोई कमी बेशी जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये एनवायरमेंटल सैंपल्स जो है नेगेटिव बड़ी मेहनत से हुए हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि आप तवातर के साथ बार बार बच्चों को कतरे पे लाते हैं, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन है वायरस की वो ब्रेक हो जाती है। फिर सीएम साहिबा कहती थी कि जी आप इंटर प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे आप देखें कि आपकी मॉनिटरिंग सही है कि नहीं। तो आप यकीन करें, मैं खुद अटक खुर्द और ये रहीम यार खान 3-3 4-4 घंटे मैंने लगाए हैं। वहां पे हमारी फिक्स साइट्स पे टीमें हैं, हमारी सिक्योरिटी है, कोई भी बच्चा हम एंटर नहीं होने देते जब तक कि उसको कतरे ना पोलियो के कतरे ना पिलवाए जाए। हाँ ठीक है, बहुत काम हो रहा है पोलियो के ऊपर उस्मा साहिबा, लेकिन फिर एक सवाल यहाँ फिर भी उठता है कि माहौलियाती मौजूदगी नहीं है, सिफर है इस वक्त जो पंजाब की है। पोलियो ट्रैवल कर रहा है, जो पोलियो वायरस है। तो मतलब क्या ये कहना दुरुस्त है कि जो पंजाब के बच्चे हैं उनकी सेहत इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की मरहून मिन्नत है, या फिर पंजाब के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, ऐसा ऑपरेटस मौजूद नहीं है, फिल्ट्रेशन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से जो रोका जा सके, ये जो ट्रैवलिंग है पोलियो वायरस की ट्रैवल को रोका जा सके? देखिए, आप कैसे रोक सकते हैं इसको? अब जो हमारे पख्तून बहन भाई हैं, वो उनको वीजा तो नहीं चाहिए ना पंजाब में आने के लिए। 70% जो लोग हैं वो इलाज के लिए भी पंजाब में आते हैं, तो हम वेलकम करते हैं उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे भाई बंद हैं। इसी तरह से बलूचिस्तान से जो आते हैं उनको वेलकम करते हैं, हम सिंध से जो आते हैं उनको वेलकम करते हैं। लेकिन हमारी सिर्फ ये गुजारिश होती है कि आप आए तो फिर आपने कतरे जरूर पीने। अब द प्रॉब्लम इज कि ये जो हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन है हमारे पंजाब में कैसे कंट्रोल होती है, क्योंकि हमारा ईपीआई बहुत स्ट्रांग है। हमारा जो ईपीआई है, रूटीन इम्यूनाइजेशन है, वो 95% पे है। अब सिंध में अगर आप कंपेयर करें तो वो 65% है, और केपी में जो है वो भी तकरीबन वो इसी तरह से सिचुएशन है, उनको सिक्योरिटी के भी इश्यूज होते हैं। तो जब आपकी एक बच्चे को उसकी पैदाइश पे रूटीन आपने वैक्सीनेशन ही नहीं दी, तो वो तो बहुत एक्सपोज बच्चा है ना। तो हाँ इसीलिए उनके इतने फिजिकल केसेस भी होते हैं, और हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमने उन बच्चों को वो जो शुरू में उनकी पैदाइश पे हर एक का कार्ड बनता है, हर एक को वो तकरीबन 12 या 14 है बीमारियां उनके खिलाफ जो टीके लगाए जाते हैं, वो उससे बच्चे जो हैं वो महफूज वैसे ही होते हैं। लेकिन उनको जो बार बार, अब जैसा 2025 में हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन जो कैंपेन्स चलाई, वो पूरे पंजाब में 4.5 करोड़ बच्चों को दोबारा कतरे हर दफा पिलाए गए, ताकि जो ट्रेवल करता है वायरस वो उनको असर ना करे। ठीक है। अच्छा उस्मा क्योंकि साहिबा, अब अगर थोड़ा सा ये इस चीज स्प्रेड होता है, इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये इस चीज का कोई मैकेनिज्म मौजूद है एज ए फोकल पर्सन टू द पंजाब सीएम आपके इल्म में, कि जो सूबाई लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशन का लेवल हो, कोऑपरेशन का एक जो है वो मैकेनिज्म मौजूद हो, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल है जी, क्योंकि कंप्लीट ओनरशिप प्राइम मिनिस्टर की है फेडरल उसमें लेवल पे। वो मैं आपको हिरारती बता देती हूँ कि हमारा नेशनल ईओसी जो है वो इस्लामाबाद में है, जो आयशा फारूक हेड करती हैं, और वो सब सूबों के साथ मुंसलिक है। सब सूबों के डैशबोर्ड और उनकी मॉनिटरिंग, कितने केसेस हैं, कितने बच्चे मिस हो गए, कितने कितने जो है वो नॉट अवेलेबल थे, या कितनी तादाद है बच्चों की, ये सारा जो डेटा है ये शेयर होता है। ये सारे सूबों का इंक्लूडिंग कश्मीर एंड जीबी, ये पूरा वहां पे शेयर होता है। उनको एक एक चीज, फिर हमारे इंटरनेशनल टीम पार्टनर्स हैं, वो डब्ल्यूएचओ हैं, यूनिसेफ है, गेट्स फाउंडेशन है, रोटरी है, गावी है। हमारी सारी वैक्सीन तो आपको पता है बाहर से आती है, और बड़ी एक खास एक तरीके से इसको रखा जाता है, एक खास टेम्परेचर पे इसको रखा जाता है। तो ये हमारे इंटरनेशनल टीम पार्टनर्स हमारे साथ खड़े, और हमारे साथ खड़े रहेंगे जब तक पाकिस्तान पूरा जो है वो पोलियो फ्री नहीं हो जाता। और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं, अब इस दफा तो 2026 में बहुत कम केसेस हैं बनिस्बत पिछले साल के,
पंजाब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नेगेटिव हो गया। आप कहते हैं ना जेनेटिक डेवलपमेंट, अब हमारी लाहौर से जो जेनेटिक डेवलपमेंट थी वो वजीरिस्तान से मिल रही थी। फिर हमारा एक पिंडी का सैंपल था, वो उधर से कराची से, हैदराबाद से लिंक्ड था। तो इसी तरह से पता, क्योंकि जितने ये सैंपल हैं ये एनआईएच में भिजवाए जाते हैं, सही सही उनकी रिपोर्ट्स जो है वो ऑथेंटिक, फिर उसके बाद ठीक है उस्मा और साहिबा, 4 ईयर्स पे थैंक यू वेरी मच। आपने पोलियो पे बड़ा अच्छा गाइड किया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि जो बच्चे हैं वो मरियम नवाज की रेड लाइन है, वो उनका उनका बहुत ख्याल रखती हैं। तो ये जो बच्चों के साथ रेप और फिर कत्ल के वाकयात सामने आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? ये भी ताज़ा वाकया है, सरगोदा से एक बच्ची के साथ रेप हुआ और फिर जो उसका जो मुल्जिम है उसको सीटीडी ने मार दिया। क्या इंसाफ इसी तरह ही मिलेगा या फिर मतलब क्या समझा जाए? इससे ज्यादा अफसोसनाक और खौफनाक और बाबेरक चीज नहीं हो सकती है कि आपके बच्चे महफूज ना हो और उनका दरिंदे सिफत जो इंसान है वो रेप, ना सिर्फ रेप करते हैं बल्कि उसके बाद कत्ल करते हैं। तो ये तो नाकाबिले माफी जुर्म है। मेरे ख्याल में ये जो हमारी अब सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, जिसमें ऐसे जो दरिंदे हैं उनको तो इबरत का निशान बनाना निहायत जरूरी है और वो बन रहे हैं। इस तरह तो नहीं ना मैडम, ऐसे तो नहीं ना कि पुलिस मुकाबले में मार दिया तो मार दिया। इंसाफ मिलना चाहिए, सिक्योरिटी का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। सूबे को अगर कह रही है, अगर सूबे की सीएम कह रही है कि मैं बच्चों को ऑन करती हूँ, तो ऑन करना फिर ऐसे तो ना हुआ कि उनकी सिक्योरिटी का निज़ाम होना चाहिए, ये केसेस कम होने चाहिए। आपके ख्याल में ये कैसे होना मुमकिन पाएगा? ये पहले से बहुत क्राइम कम हो गया है, बहुत केसेस कम हो गए हैं। इसलिए कम हो गए हैं क्योंकि ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि भाई ये एक क्राइम हुआ है और फिर उसका सद्देबाब भी किया जाता है। वरना ये होता था कि ये कोर्ट में जाते थे केसेस, 1% कन्विक्शन रेट, सारी एविडेंस जो है उसको टेम्पर किया जाता था। वो पुलिस मिली हुई है, लोग मिले हुए, जो सारा वो डीएनए टेस्टिंग के लिए हर चीज जो है वो छुपा दी जाती थी और वो आराम से, जब कोर्ट तो एविडेंस मांगता है, जब कोर्ट में जाता था मामला, वो आराम से दंदनाते बाहर आ जाते थे। अब अगर क्या आप चाहते सिस्टम हैं है कि वही उस्मा सिस्टम साहिबा, रहे तो अब ठीक क्या है, बहुत सिस्टम अच्छी है? बात है। अब कोई तब्दीली आई है? बिल्कुल। आपको मैं बता रही हूँ, क्राइम रेट जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में कम होता चला जा रहा है। आप फिगर्स पर देखें, आप फिगर्स देखें पहले किस तरीके से जो नंबर ज्यादा, अब तो डिटरेंट इतना ज्यादा है, उनको पता है कि हमारी खैर नहीं है, अगर हमने इस तरह की हरकतें की तो बस हम फारिग हैं फिर। सो उससे डिटरेंस बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गई है। ठीक है, लेकिन उस्मा साहिबा, अगर आप कह रही हैं कि सब कुछ तब्दील हो गया है, बेहतरी की तरफ गामजन है, तो फिर पुलिस का निज़ाम भी ठीक हो गया है, तो फिर उस मुल्जिम को मारने की जरूरत क्यों पड़ी पुलिस मुकाबले में? मैं नहीं क्लेम करती कि पूरा ठीक हो गया नहीं, मतलब हो रहा है, बेहतरी की तरफ गामजन है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मरियम नवाज साहिबा जो है वो सिक्योरिटी, अब देखे मुहर्रम जब है तो उन्होंने किस तरीके से पूरी ब्रीफिंग्स दे के, और हर जगह इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि जहां जहां से हमारे मजालिस और जुलूस हो उनके सिक्योरिटी मिले, उनको उनके खाने पीने का इंतजाम, तो हर चीज पे उनकी नजर है। ठीक है मैडम, बस मैं ये पूछना चाह रहा था, जाहिर है इसमें ज़्यादा शायद क्लैरिटी नहीं आ रही कि आप समझ रही हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहा है सब कुछ, बच्चे हमारे महफूज हो जाएंगे या होने चाहिए, तो उसका कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि आपने कहा कि पुलिस का निज़ाम ठीक हो रहा है, तो पुलिस का निज़ाम अगर ठीक हो रहा है तो फिर वो जो सरगोदा में एक बच्ची का रेप का केस आया, उसके मुल्जिम को सीसीडी को मारना क्यों पड़ा पुलिस मुकाबले में? उसको अदालत में पेश क्यों नहीं? हमारा सिस्टम इतना जो है वो नहीं, हमारा सिस्टम इतना इतना हौलनाक, जो खौफनाक एक क्राइम किया, तो फिर आप चाहते हैं कि ठीक है फिर वो सारी टेम्परिंग करें और जाएं अदालत में, उनकी जमानतें हो जाएं, मरियम नवाज साहिबा के होते हुए, मरियम नवाज साहिबा के होते हुए दोबारा वो यही जिंदगी शुरू कर दें, तो देखिए 2-4 को टांगना बहुत जरूरी हो जाता है। आप सोचें कि ये ऐसा खौफनाक क्राइम है कि ये अनफॉरगिवेबल है, ये माशरे का नासूर है और तवातर से हो रहा है, तो इसको आपने हर हालत में रोकना है।
जब तक के ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो आपके सही नहीं हो नजदीक जाता। उज़मा साहिबा, सॉरी मैं आपको दोबारा इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपके नजदीक एक दो को या दो तीन को टांग कर निशाने इबरत अगर बना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा ये रेप केसेस नहीं होंगे, ऐसा ही कह रही हैं आप? मतलब सिस्टम तो वैसे के वैसे ही है। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि इस्लाम में जो हाथ काटने वाला जो ये सजा है चोरी की, ये क्या है? इट्स अ डिटरेंस, कि वो एक डर खौफ इतना हो जाता है कि ओहो ये अगर हमने चोरी की तो हमारे तो हाथ कट जाएंगे। कटे चाहे किसी के बिना, शायद कोई एक आध के को आप एग्जाम्पल बना लेते हैं, उसके बाद तो वो फिर अगले बंदे को समझ आ जाती है कि जी मेरी खैरियत नहीं अगर मैंने इस तरह की कोई खौफनाक बात। ठीक है, लेकिन उज़मा साहिबा बतौर हुकूमत के नुमाइंदा, या फिर आप ज़ाहिर है हुकूमत तो आप लोगों की है ना, जिम्मेदारी भी तो आप लोगों की है कि इस सिस्टम को ठीक करना है, बच्चों को महफूज करना है, लोगों को सोशल जस्टिस का जो है वो एतमाद होना चाहिए सिस्टम के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, तो ये एतमाद भी तो आप लोगों ने वापस लाना है। बिल्कुल जी, बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं, और इसके लिए सीएम साहिबा दिन रात काविश कर रही हैं, और वो सिक्योरिटी के निजाम पे उनकी हर जगह नजर है, हर डिस्ट्रिक्ट में क्राइम रेट कम हुआ है, और बड़ी सख्त सरजनिश है अगर कोई कमी कोताही वो देखती हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन बने खवातीन के लिए, और बच्चों को बच्चों को अगर हम महफूज नहीं रख सकते तो फिर तो हम नाकाम है ना, फिर तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते। तो हमने हर तरीके से अपने बच्चों को महफूज रखना है। उसके लिए जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आपने एग्जाम्पल सेट करना है एक दो का, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, मेरे ख्याल में सब जो है सुख का सांस लेंगे। ठीक है उज़मा साहिबा, लास्टली अब इस चीज़ पे आ ही जाते हैं। आजकल सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, सूबे में करप्शन, बद इंतज़ामी और बेकायदगियों के हवाले से जब कोई आवाज़ उठाता है तो वो कहते हैं आप पंजाब की तरफ क्यों नहीं पूछते, उनको क्यों नहीं पूछते कि वो इतनी करप्शन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं उज़मा साहिबा जिससे सुहेल अफरीदी साहब इतने ज़्यादा नाराज़ हैं आपसे? देखिए वो तो मुजावर बने हुए हैं, वो बेचारा एक लावारिस सूबा है केपी, क्योंकि जो उसका सीएम है वो सारा दिन तो वो अडयाला के चक्कर काटता रहता है, फिर भी उसकी सुनवाई वहां पे नहीं होती है, और फिर भी वो बेचारा जो है वो साजिशों का शिकार हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तवज्जो सिर्फ एक चीज पे है, एनआरओ पे, कि वो जो बानी साहब बैठे हुए हैं उनको एनआरओ मिल जाए। बाकी सूबा जो है जिसने उनको मैंडेट दिया है, उनका हाल आप देखें ना, वहां पे कुछ सड़क है ना, वहां पे कोई ट्रीटमेंट है सही ना, वहां पे कोई अस्पताल जाए तो आपको वो बेड्स वगैरह आपको मिलते हैं ना, कोई वहां पे एजुकेशन पे किसी किस्म का वहां कोई मुझे प्रोजेक्ट बता दे। वहां पे जितने लोग हैं वहां, वो जब पंजाब को देखते हैं तो बेचारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें खुदा के लिए हमें भी कोई होनहार तालिब इल्म जैसा प्रोग्राम दे दे, हमें भी कोई लैपटॉप दे दे, हमें भी कोई ई बाइक्स दे दे। अच्छा, मतलब इसका जवाब क्या देते हैं? चीजें उनका भी उतना ही हक है। इसकी जस्टिफिकेशन वो ये देते हैं कि वफाक ने हमारे पैसे रोके हुए हैं, उनसे कहें हमारे पैसे रिलीज कर दें। अरे भाई उनको बोले पहले पे वो जो इतनी बिजली चोरी कराते हैं और ग्रिड पे चढ़ाइयां कर देते हैं डंडे लेके, खुद उनके एमएनए और एमपीए, पहले वो तो रोके, उसके बाद किसी चीज का मुतालबा करें। 500 अरब की बिजली चोरी होती है वहां। पंजाब का क्या सूरत हाल है बिजली चोरी की? नहीं नहीं, यहाँ पे तो बहुत सख्ती है जी, यहाँ पे तो देखिए पंजाब जो है वो हर चीज में लीड इसलिए करता है क्योंकि एक सिस्टम है, और उस सिस्टम की जो थोड़ा बहुत कमी कोताही थी वो अवैस लगारी ने डंडा दिया है ना, फिर जो वो ख्वाजा आसिफ ने शिकायत भी लगाई थी, और एक दो जो और, तो उन्होंने सबको डंडा दिया है, क्योंकि देखे ना करप्शन हमारे जड़ों में बैठी हुई है। बहुत सारा हमारा जो सिस्टम है वो उसको उसमें पूरी रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि हमें आदत है कोई भी काम हम पैसे लिए बगैर नहीं करते हैं, अगले बंदे रुल जाते हैं, चाहे उन्होंने कोई इंडस्ट्री लगानी हो या बिजनेस स्टार्ट करनी हो या कोई छोटा मोटा काम ही करवाना हो। तो ये जब तक इसमें सख्ती नहीं होगी और जजा सजा जो है वो नहीं होगी, तो ये मामले जो है ना ये इस तरह उलझे रहते हैं फिर। ऐसा ही है। अच्छा उज़मा साहिबा, जाते जाते ये भी बता दें कि सब कुछ ठीक चल रहा है, खबरें आती रहती हैं बीच में कि लड़ाइयाँ चल रही हैं पंजाब हुकूमत के अंदर भी, जो है वो टांगे खींची जा रही हैं एक दूसरे की, लोग जो है वो खुश नहीं है। अब बताइए, ये तो सियासत का हुस्न है
कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, और सियासत में यही सुना था कि कोई किसी को स्पेस नहीं देता। लेकिन देखे ना, जो आपका टीम लीडर है वो अपनी टीम को किस तरह से लेके आगे बढ़ता है, सारी बात उस पे है। तो वो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही हैं। उनके 140 इनिशिएटिव्स जो हैं वो ग्राउंड पे आपको नजर आएंगे, पेपर पे नहीं है सिर्फ। वो तो तो ठीक जाहिर है, है उनकी टीम काम कर उस्मा रही है, तो साहिबा ये सारी थोड़ा चीजें थोड़ा हैं, और हम सारी उनकी मेरे प्रोग्राम में बता ही दें कौन किससे खुश नहीं है, कितना नाखुश है, क्या चल रहा है ये। देखिए सारे फिलहाल तो मुझे ठीक नजर आ रहे हैं, खुशी नजर आ रहे हैं। मुझे कोई नाराज नजर नहीं आ रहा। कुछ हमारे एल्डरली सियासतदान थे उन जिनको बाद में वजारतें मिली हैं, अब वो भी बड़े खुश हैं। उनकी भी बड़ी इज्जत है, पजीराई है। वो पुराने मेंबर्स हैं पार्टी के। तो मेरे ख्याल में अब किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। अच्छा, वजारतों का मसला था, ठीक है ठीक है, सही है। मैंने कहा वजारतों का मसला था, वजारतों की लड़ाई थी। है ना। पुराने लोग जो होते हैं और जो कई दफा पीछे रह चुके हैं कैबिनेट में, जाहिर है राना इकबाल हैं जो हमारे स्पीकर भी रह चुके हैं। वो इस तरह से जो पुराने लोग हैं उनको फिर अकोमोडेट करती है ना पार्टी। अच्छा, समटाइम्स मुझे ये भी लगता है, जाते जाते बात से बात निकली आ रही है, मुझे भी ना आप कुछ नाखुश सी लगती हैं पंजाब हुकूमत में, या फिर पंजाब के उस पूरे मतलब नून लीग के कह लें, नून लीग के इस पूरे सिस्टम में आप कहीं एडजस्ट होती नजर नहीं आ रही। आपको भी ऐसा लगता है या नहीं, आप खुश हैं, आप ठीक हैं, बस सही जो जिस जगह पे हैं आप सही हैं? ये आपने कैसे अजम्पशन है, वैसे मेरी अजम्पशन है, ये आपने कैसे कह दिया? क्योंकि मेरे ख्याल में जितनी इज्जत मुझे मरियम नवाज साहिबा ने दी है, मैं उनकी फोकल पर्सन हूँ पोलियो पे पूरे पंजाब में। और वो हर तरीके से मुझे सपोर्ट करती हैं, और उनकी सारी गवर्नमेंट के साथ मैं काम करती हूँ। मैं एक एमपी हूँ। मलिक जो हमारे अहमद हैं स्पीकर साहब, वो बहुत पजीराई करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत गाइड करते हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं समझ आती कि आपको ये किसने जाके बात कह दी है, बिल्कुल गलत है। बल्कि जो मेरी सोशल मीडिया पे पिछली आप पे हुकूमत में तनकीद हुई भी हो थी, रही होती। देखिए हम तो एक नजरियाती कारकुन हैं और एक कॉज के लिए निकले हुए हैं। तो पिछली जो हुकूमत है उसमें भी हमने पार्टी को बड़ा खून पसीना दिया था, लेकिन हमारे ऊपर जो जुल्म हुए, जो प्रोसिक्यूशन हुई, वो जो जिसको हमने सोचा था कि जी वो हमें इंसाफ मिलेगा, वो माथे पे आंखें रख के वो उनको तो कोई नजर ही आना, सब कुछ बंद हो गया था। उनको तो सिर्फ अपनी एक मुर्शिद साहिबा नजर आती थी, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता था। तो बस फिर ठीक है। अब जब जाते आपकी इज्जत जाते ना हो, जाते जब जाते आपकी उन लोगों इज्जत को ना हो, जब आपकी इज्जत ना हो तो फिर कोई फायदा नहीं है ना वहां पे रहने का। जाते जाते उस्मा साहिबा उन लोगों को भी पैगाम दे दें जो पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की जो नेक नामी है उसके ऊपर खुश नहीं है और आज भी तनकीद कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपना जो इमेज दोबारा रिवाइव किया है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो अब आपने की है प्रोग्राम के आखिर में। देखिए हम मिन हैसुल कौम, मैं जब ट्रैवल करती थी ना, तो जिससे भी बात करती थी बाहर जाके तो कहते थे ओ वो पाकिस्तान, उसका तो कोई हाल ही नहीं, वो तो बस खत्म हो गया है, फेल्ड स्टेट है, वो ये है वो है। अब जब मैं बाहर जाती हूँ, आप यकीन करो, सारे लोग जो हैं वो ग्रीन पासपोर्ट की कदर कर रहे हैं। सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की वाह वाह कर रहे हैं, उसका लोहा मान लिया है उन्होंने। पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान जो है एक ग्लोबल प्लेयर बन के उभरा है, और पीपल आर टेकिंग प्राइड इन बीइंग अ पाकिस्तानी। तो ये आई थिंक ये सबसे इसकी जो आई थिंक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी वजह है कि हमने जो मार्का है हक जीता, उससे हमने अपनी मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक सुप्रेमेसी वो स्टैब्लिश की। और उसमें हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का कलीदी रोल, ही वाज द मैन बिहाइंड द सीन। और फिर पूरी कौम ने सपोर्ट किया अपने इदारों को। हमारे एयरफोर्स ने जो जबरदस्त मार्का मारा, वो राफेल जमीन बोस किए, वो तो पूरी दुनिया, मैं कहती हूँ कि ट्रम्प साहब तो थकते नहीं है तारीफें करते। वो कहते, अब तो जेडी वैंस भी कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, वी लव पाकिस्तान। तो ये पहले जुमले कभी आपने सुने थे? ग्रेट ग्रेट फील्ड मार्शल ट्रम्प कह रहे हैं, वेरी गुड प्राइम मिनिस्टर,
and they get along very well. अब इस तरह के जुमले आपने कभी ट्रम्प के मुंह से पहले सुने थे? जेडी वैंस का वो जो स्टेटमेंट है बड़ा मशहूर हुआ है कि मेरे लिए दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इंडिया से मेरी बेगम और पाकिस्तान से। बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हर चीज में जो रोल है ना हमारे फील्ड मार्शल का, वो बिहाइंड द सीन्स रह के उन्होंने ये जो ईरान की, और फिर हमारे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की, इनकी टीम्स ने, हमारे इदारों ने, सब ने मिलके, जब आपकी लीडरशिप इतनी अच्छी होती है ना और इतनी विजनरी होती है, फिर उससे फिर आपको ये इस टाइप का। अब इस वक्त मैं कल बैठी हुई थी वहां पे एक इंडियन चैनल पे, रो रहे हैं वो, दे टोटली आइसोलेटेड। उनकी जितनी लॉबिंग थी 75 साल की, दैट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। वो फॉल्स फ्लैग जितने भी करते हैं वो वापस जाके तो दे फॉल फ्लैट ऑन देयर फेसेस। और इस वक्त दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की तो कोई बात नहीं कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी, तभी तो इंडिया इस वक्त जो है वो रो रहा है। मोदी साहब इस वक्त जो है वो स्टेप बैक कर गए हैं सब चीज़ों से, हर डिप्लोमेसी का जो उन्होंने आजमाना था आजमा लिया, वो मदरलैंड फादरलैंड भी कर लिया, उसके बाद भी नाउ ही इज जीरो। अब पाकिस्तान की बल्ले बल्ले है सब जगह पे। अच्छा ये जो बताएंगे, उनके अपने जो एनालिस्ट हैं वो दे आर बैशिंग अप, उनके अपने लोग दे आर बैशिंग अप मोदी गवर्नमेंट कि तुमने किया क्या है, तुमने बेड़ा गर्क हमारा कर दिया है, कहाँ थे और कहाँ तुमने गिराया है हमें। अच्छा वो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान आया था मैडम, आपके ही एक एमपी हैं कि वो 5,000 के नोट पे नवाज शरीफ साहब का वो लगाना चाहते हैं, तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो ये कब हो रहा है? मुझे क्या पता, जिसने ये बात की है उससे पूछो। आपको ये स्टेटमेंट कैसी लगी, सुन के कैसा लगा? ये ठीक है? ये उनकी जाती स्टेटमेंट है, वो भी हंस रहे थे जब इस तरह की बात कर रहे थे, मैं साथ बैठी हुई थी उनके सेंटर में। मैं तो 2 मिनट के लिए मैंने उनकी शक्ल देखी, मैंने कहा ये क्या कहा है इन्होंने। चले उस्मा साहिबा, एक अच्छे नोट पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे आज खुल के बहुत सारी बातें हुई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर कभी बैठते हैं इकट्ठे। थैंक यू व्यूअर्स, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।